जुड़ करके इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। कोविड का ये संकट लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहा है। जब शुरू के दौर में ये परिस्थितियां हमारे सामने आई थी, कोविड-19 का दौर भारत में प्रवेश हुआ और मार्च के महीने में पिछले साल हिमाचल प्रदेश में भी एक मामला आया था। उस वक्त हमारे सामने बहुत विचित्र परिस्थिति थी। विधानसभा का सत्र चला हुआ था। जब पुष्टि हुई कि ऐसा लग रहा है कि यह मामला कोविड का हो सकता है, लेकिन जांच कराई जाए, कहां से सैंपल लेकर के या तो पूना भेजना पड़ना था या वो सैंपल दिल्ली के एम्स में भेजना था। कहां भेजा जाए इस बात को लेकर के चर्चा हुई। तय हुआ कि एम्स में भेजा जाए और एम्स में भेजने के बाद फिर 3 दिन के बाद यह पुष्टि हुई कि ये तो दूसरे दिन ये पुष्टि हुई शाम को, रात को देर कि ये कोविड का पेशेंट हिमाचल प्रदेश में भी आ गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी जगह हमारे पास ऐसी नहीं थी जहां पर हम इस कोविड के संक्रमण का सैंपल लेकर के उसकी जांच कर सकते थे। ये एक परिस्थिति हमारे सामने थी। लेकिन धीरे धीरे उस दौर से आगे निकलते हुए हम व्यवस्थाओं को जोड़ने में लगे, मजबूत करने में लगे और आज की परिस्थिति में आपके सामने जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन यहां पर दी गई, स्वास्थ्य सचिव द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का संबोधन भी, हम एक मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर इस सफर में अगर मैं जिक्र करूं तो मैं सबसे पहले अपनी बात यहीं से शुरू करूंगा कि जो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके कोविड के एक एक मरीज के जान को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए, प्रयास किए, उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं इस बात को देखता था कि इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने थी, जैसे एक युद्ध जैसे होता है। युद्ध के दौर में किस प्रकार से सारी चीजों को तैयार करना पड़ता है, किस तरह से सैनिकों को मोर्चे पर खड़े करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, किस प्रकार से सारे सामान को आगे ला करके किस प्रकार से उसकी व्यवस्था को, उसकी चेन को मेंटेन करना, मटेरियल को कहां कहां पहुंचाना है, किस प्रकार से वहां पर उसको आगे उसकी आपूर्ति करनी है, इन सारी बातों को लेकर के एक तरह से मैं समझता हूं कि यह दौर युद्ध से कम नहीं, उस दौर में से हम गुजरे हैं। और उस वक्त हम ये कल्पना कर रहे थे शायद ये संभव होगा कि ये दौर लंबा नहीं चलेगा, लेकिन वो भी हमारी मान्यता गलत निकली, हमारा वो सोचना गलत निकला। वो दौर चला लेकिन अभी तक भी खत्म नहीं हुआ। अगर उस बात को लेकर के हम एक नजर मारें, हिमाचल प्रदेश में अभी तक 1,75,000 से अधिक मामले पाए जा चुके हैं और इस दौर में दुखद मृत्यु जिन लोगों की हुई है वो आंकड़ा भी बहुत बड़ा हो गया, 2,638 हो गया है। जहां तक हमने हिमाचल प्रदेश में जो टेस्ट केसेस में जिसके लिए मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां एक भी टेस्ट करने की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में नहीं थी, वहां हम 18 लाख से अधिक आज तक हम टेस्ट कर चुके हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 23 फरवरी से प्रदेश में केवल 200 से
200 के लगभग सक्रिय मामले थे जो फरवरी के महीने तक अगर हम जिक्र करें, और अब ये मामले जाकर के बहुत आगे पहुंच गए। आज भी हम इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 31,000 के लगभग मामले, सक्रिय मामले हमारे बीच में अभी तक मौजूद हैं। पहली लहर का अगर हम जिक्र करें तो लगभग हिमाचल प्रदेश में 58,000 के लगभग मामले आए, और पहली लहर में दुखद मृत्यु अगर उसका हम जिक्र करें, और उसमें बहुत बड़ी संख्या मृत्यु की हमने जो देखी है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में देखी, और कुल मिलाकर के पहले दौर के उस पहली लहर में 982 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन अभी चिंता का विषय हमारे सामने ये है, जो दूसरा फेज ये इसका कोविड का ये शुरू हुआ है, उसमें आप अंदाजा लगाइए कि जहां पहली लहर के दौरान 58,000 मामले कुल हिमाचल प्रदेश में आए, वहां दूसरी लहर के दौरान जो है 1,16,981 मामले हिमाचल प्रदेश में आज तक आ चुके हैं, और दूसरी लहर के दौरान 1,656 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इस प्रकार का आंकड़ा है, जिस आंकड़े को अगर हम थोड़ा सा गंभीरता से देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से चिंतित भी होते हैं, विचलित भी होते हैं। मैं सभी ऐसे हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, भाई बहन जो इस कोविड की बीमारी के कारण इस दुनिया से चले गए, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को, सगे संबंधियों को इस दुख में, इस घड़ी में ताकत दे, हिम्मत दे इस सदमे को सहन करने के लिए, और दिवंगत आत्मा के लिए मैं ईश्वर से शांति की प्रार्थना करता हूं। हम इस बात को भी देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जहां तक सरकार की ओर से जो चीजें करने की आवश्यकता, हमने युद्ध स्तर पर तैयारी करने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि हमको बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा मनोबल आगे बढ़ने के लिए अगर मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से, और ऐसे संकट के क्षण में मजबूती के साथ हर परिस्थिति का सामना करते हुए मदद के लिए, जहां मदद की जरूरत जहां जिस रूप में है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से सभी मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित करते हुए, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली कनेक्ट होकर के बैठक करते हुए, चर्चा करते हुए, जहां जहां जो आवश्यकता उनको लगी, जिस प्रकार से मदद करनी चाहिए, उस मदद में उनका बहुत बड़ा एक सहयोग रहा, बहुत बड़ा एक योगदान रहा। उनके इस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक हम हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में खड़े हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि कोविड के मामलों को लेकर के बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग इसको समझ चुके हैं, सब लोग इस दौर में से गुजरते हुए अच्छी तरह से सारे हालात को जानते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां तक हिमाचल प्रदेश में हमने सारे हालात अभी देखे, हमने नहीं कल्पना की थी कि ऐसा दौर भी हिमाचल प्रदेश में हमको देखना मिलेगा, पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। ज्यों ज्यों सेकंड फेज की जो इस लहर की सूचनाएं, जानकारियां हमको मिलती रही, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, फिर पंजाब में, और ये भी बात सत्य है कि हिमाचल क्योंकि एक छोर पर होने के कारण हिमाचल में सर्च का जो इंपैक्ट आता है वो हमेशा थोड़ा देर से आता है, और इसलिए हमने समय रहते अपनी तैयारी, हमने जब देखा कि महाराष्ट्र से शुरू हो गई, दिल्ली पहुंच गए, पंजाब पहुंच गए, गुजरात पहुंच गए, राजस्थान पहुंच गए, ये सेकंड वेव,
इस सूरत में हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। हमने युद्ध स्तर पर तैयारियों की शुरुआत की और जो अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता थी, जिसका जिक्र मुझसे पहले यहां पर किया गया, हमने हिमाचल प्रदेश में वो शुरुआत की। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कम से कम एक स्थिति तो हमने ऐसे की है कि कोई आदमी अगर हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल आकर के वो अपने कोविड की ट्रीटमेंट करना चाहता है, एक भी मरीज ऐसा नहीं है जिस मरीज को हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं हुआ, बिस्तर उपलब्ध नहीं हुआ। हमने हिमाचल प्रदेश में, जिस प्रकार से मुझसे पहले भी यहां पर जिक्र किया, हमने कोविड के लिए जो बेड कैपेसिटी बढ़ाते बढ़ाते लगभग हम उस कैपेसिटी को बढ़ा करके जो है आज 5000 की कैपेसिटी के करीब पहुंचा चुके हैं। मैं बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने आगे बढ़कर के इस संकट के क्षण में हमारी मदद की, हमको सहयोग दिया। और खास तौर से बहुत बातों का जिक्र करूं, बहुत सारी चीजों का मैं जिक्र करूं तो मुझे लगता है कि उसमें समय लगेगा। राधा स्वामी सत्संग का मैं विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा। जो स्थान उनके पास उपलब्ध हिमाचल प्रदेश में थे, और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं, पूरे देश भर की बात है। जहां भी जिस रूप में वो मदद कर सकते थे, उन्होंने वो स्थान हमको उपलब्ध कराए। आज मंडी में 200 बेड की कैपेसिटी का कोविड की एक सुविधा हमने डेडिकेट की, जहां पर कोविड पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। अपना स्थान उन्होंने निःशुल्क हमको उपलब्ध कराया। इसी प्रकार से कांगड़ा में परौर में जो उनका स्थान था, वहां पर भी उन्होंने अपने स्थान पर हमें इजाजत दी कि आप यहां पर ट्रीटमेंट के लिए जो करना चाहते हैं व्यवस्था वो करिए। और हमने उस स्थान को चुना। 250 की बेड कैपेसिटी के साथ वहां पर भी कोविड का पेशेंट 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। 250 की बेड कैपेसिटी हमने वहां, और जहां हमने इस बात को लेकर के भी तैयारी रखी है, अगर उस कैपेसिटी तो 1000 तक भी बढ़ाना पड़े, और 1000 से अगर बहुत बड़ी आवश्यकता हुई तो 2000 तक भी बढ़ाना पड़े, तो वो कैपेसिटी भी अवेलेबल वहां पर रखी है। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उसी प्रकार से सोलन में भी 200 बेड कैपेसिटी के साथ उन्होंने अपना स्थान हमको दिया है, जिसका काम युद्ध स्तर पर चला है। हमने 4 जगह मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत प्रीफैब स्ट्रक्चर के हॉस्पिटल भी हमने शुरू किए, जिसमें टांडा मेडिकल कॉलेज में, आईजीएमसी में, उसके बाद नेर चौक में, और इसी तरह से नालागढ़ में भी। वो भी अपनी सेवाएं देने के लिए, नेर चौक का अभी मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन के अंदर बनकर के तैयार होगा। वो भी अपनी सेवाएं देने के लिए जो है बहुत बड़ा उपयोगी हमारे हम सब के लिए होगा, और उसके माध्यम से हमको बहुत बड़ी एक मदद मिलेगी। हम इस बात को भी देख रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के हमारे पास ऑक्सीजन के जो सिलेंडर, जो डी टाइप सिलेंडर थे, उसकी संख्या लगभग 2500 थी। उसको हमने बढ़ा करके आज लगभग 6300 तक पहुंचाया, और 2050 जो है वो बी टाइप सिलेंडर भी हमने हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध करवाए हैं, और जिसके कारण हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 25 मीट्रिक टन के करीब हिमाचल प्रदेश की हुई है। हमने केंद्र के समक्ष इस बात को भी उठाया कि हिमाचल प्रदेश में, हालांकि हमारे यहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं, और ऑक्सीजन के लिए मैं तो केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जहां 6 पीएसए प्लांट्स हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दिए, वहां हमने 2 पीएसए प्लांट जो है ऑक्सीजन के हमारे बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, उसका काम चल रहा है। और इसके अतिरिक्त 12 पीएसए प्लांट हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्दी आने वाले समय में बनकर के तैयार होंगे। उसके लिए भी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और उसी तरह से मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर, जब हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जब कोविड का संकट आया, तो हिमाचल प्रदेश में अगर वेंटिलेटर की अगर कुल संख्या का हम जिक्र करें, जो फंक्शनल थे उसकी संख्या मात्र 50 के करीब थी जो फंक्शनल थे। लेकिन आज इस बात को आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा जो है वो 700 वेंटिलेटर की सुविधा हिमाचल प्रदेश में है, और जिसमें लगभग 450 के लगभग हमारे जो है वो फंक्शनल हैं, जो आज सेवाएं दे रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले साल जब ये कोविड का संकट था, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में हम देखते थे लगभग 12-15 और ज्यादा से ज्यादा 18-20 लोग जो है वो वेंटिलेटर पर होते थे। आज वो बड़ी संख्या में, आज वो संख्या 400 से भी ऊपर हिमाचल प्रदेश में वो संख्या है,
तो ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का भी विषय है। लेकिन उसके बावजूद जहां तैयारियों की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हमने बहुत बेहतर ढंग से जो किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश में, सभी जगह PSA प्लांट्स की जो ऑक्सीजन की हमने शुरुआत कर दी और उसके माध्यम से हम बेहतर सुविधाएं देने के लिए, क्योंकि इस दौर में हमने देखा कि ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों का जीवन बचाने का, और इसलिए ऑक्सीजन के प्लांट्स बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में जो प्रयत्न किए उसमें हम सफलता भी हासिल की है। हमको हिमाचल प्रदेश के लिए 15 मीट्रिक टन हिमाचल प्रदेश के लिए हमको ऑक्सीजन उपलब्ध होती थी, हमको अलॉटमेंट होती थी। हमने केंद्र के समक्ष इस बात के लिए आग्रह किया और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा केंद्र सरकार का, विशेष तौर से आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी का, केंद्रीय मंत्री जी का। जब उनके समक्ष हमने मामला उठाया तो हमने कहा कि 15 मीट्रिक टन से हिमाचल प्रदेश की जो हमारी ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है वो पर्याप्त नहीं है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि कितने, हमने कहा कि कम से कम इसको 30 करिए, और उन्होंने 30 किया। 30 मीट्रिक टन हमको आज की तारीख में ऑक्सीजन हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध हो रही है। और इसके साथ आगे बढ़कर के मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद हमने कहा कि आज के हालात में, क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमको लग रहा है कि अभी हो सकता है पीक और ऊपर जाए, ऐसी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। हालांकि पिछले एक सप्ताह से हम देख रहे हैं कि लगातार मामलों में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी उस दृष्टि से रहनी चाहिए। उस दृष्टि से हमने आग्रह किया केंद्र सरकार के समक्ष कि हमको 10 मीट्रिक टन और इसमें एडिशन किया जाए, 40 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन हिमाचल के लिए उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए भी हमने आग्रह किया है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि केंद्र ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है और आवश्यकता पड़ेगी तो 40 मीट्रिक टन हिमाचल प्रदेश को ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। और मैं इस बात को लेकर के ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े संकट के क्षण में जहां हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में काम करने की, हर तरह से इस संकट में जो काम करने की कोशिश की, उसमें बहुत बड़ा एक विषय आता था। हम बेड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम ऑक्सीजन की अपनी उपलब्धता उसको भी बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ जरूरत सबसे ज्यादा थी कि हिमाचल प्रदेश में के मैन पावर को भी बढ़ाने की आवश्यकता थी। और उस दृष्टि से हमने एक निर्णय लिया कि जितनी जल्दी हम पदों को भर सकते हैं, तो अभी तक हमने इस छोटे से सेकंड फेज में ही लगभग 3100 लोगों की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के संकट के दौरान की हैं। और जिस तरह से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनने बहुत मदद की है, बहुत बड़ा एक प्रयास किया है। उस दृष्टि से मुझे इस बात को लेकर के भी की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे हमारे पंचायत के प्रधान हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काउंसलर्स हैं, सभी लोगों ने हर संभव सहयोग हमको इस प्रकार से दिया है। इस संकट के क्षण में हमने उनसे निवेदन किया, मेरा सभी से संवाद हुआ है, माननीय विधायकों से भी, पंचायत के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से भी, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगमों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद हुआ है। एक बार नहीं अनेक बार किया, और उन्होंने सक्रिय होकर के आगे बढ़ करके अब हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के इस दौरान मदद करने के लिए हर संभव जो सहायता की जा सकती थी उसमें वो सब लोग लगे हैं। इसलिए मैं उनसे भी उनका विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे इस बात को लेकर के भी आप सबके बीच में बताते हुए प्रसन्नता है कि आशा वर्कर्स, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, महिला मंडल, उनके साथ भी हमारे वर्चुअली जो है वो इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई। सब लोगों ने सब के सब जितना भी संभव हो सकता है आगे बढ़कर के सहयोग दे रहे हैं। मैंने धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से, सामाजिक संस्थाओं के जो एनजीओज हैं उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, सबसे निवेदन किया, और सबसे निवेदन करने के बाद मुझे इस बात को लेकर के भी संतोष है, जिस रूप में वो मदद कर सकते थे उनने मदद करने की कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में। इस बात को लेकर के मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जहां तक आज के इस कार्यक्रम की बात, आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से 2-3 चीजों का जिक्र यहां पर जो किया गया,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से एक बात कही है कि जहां बीमार वहीं उपचार, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश भर में हम देखते हैं कि कोविड के जो संक्रमित मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। उनकी तबीयत वहां पर ठीक प्रकार से वो रहें, ठीक प्रकार से उनकी जांच हो, ठीक प्रकार से उनकी देखभाल हो, वो वहीं अपनी उस सुविधा में ही स्वस्थ हों, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयत्न किए जा सकते थे वो प्रयत्न हमेशा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी होम आइसोलेशन में है उन मरीजों तक हम आशा वर्कर के माध्यम से, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार संपर्क में रह करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे जितने भी हैं, चाहे वो पीएससी है, सीएससी है, चाहे वो हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं, सभी जगह हमने इस तरह से प्रयत्न किया है कि वहां के जो डॉक्टर्स अपने आप में सुनिश्चित करें कि जिस लोकेशन में वो लोग हैं, जहां उनकी लोकेशन के करीब कोई अगर होम आइसोलेशन में कोई मरीज है, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करता रहें, उनसे संपर्क करें, उनसे बातचीत करें। मैंने बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में उन मरीजों के साथ संपर्क किया जो होम आइसोलेशन में है, उन मरीजों के साथ भी संपर्क किया जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने यही बात कही है, जो ऐसे हालात में किया जा सकता था सरकार की ओर से। हमारा हालचाल पूछने के लिए आशा वर्कर घर पहुंची, हमारा हालचाल पूछने के लिए पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पास पहुंचे, उन्होंने हमारा हालचाल जाना। हमको डॉक्टर्स के कॉल आया, उनने हमसे रोजाना हमको सुबह शाम पूछते हैं। हमसे मिलने के लिए हमारे विधायक महोदय भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हमारे आंगन में पहुंचे, हमारे घर तक पहुंचे, हमारे हालचाल पूछा। तो जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था वो हमने प्रयत्न किया है, ताकि हम होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। और उनके साथ साथ में स्वास्थ्य की सुविधा के साथ साथ में महत्वपूर्ण इस वक्त यह है कि हम इस क्षण में, जब वो जो शारीरिक रूप से पीड़ा के दौर में गुजर रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव के दौर में से गुजर रहे हैं, ऐसे में उनके साथ खड़े होकर के जब उनके करीब रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको एक बहुत बड़ा हौसला होता है, बहुत बड़ी हिम्मत होती है। मैंने जो वार्ड में, हॉस्पिटल में एडमिट हैं पेशेंट, उनके साथ भी संवाद किया है, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बातचीत की है। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, यह संकट बहुत बड़ा है। जिस प्रकार की सुविधाएं शायद कई लोग चाहते होंगे उस प्रकार की सुविधाएं देना वो संभव नहीं भी हो पाएगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हर व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो, हर व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो संभव किया जा सकता है, हर संभव प्रयत्न किया जा सकता है, उसमें कमी ना छूटे। उसमें हमने कहीं भी हिमाचल प्रदेश में कमी नहीं छोड़ी है। हमने ईमानदारी से उस दिशा में प्रयत्न किया है। और उसके लिए मैं एक बार फिर से मैं डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के सभी साथियों का जो है, और उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर, सफाई कर्मचारियों का, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने जीवन को भी जोखिम में रहते हुए उनने बहुत बड़ा सेवा का काम आज की तारीख में किया है, अभी भी वो कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, जहां हमारे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी जो हमारे सामने जुड़े हैं, हमारे साथ वर्चुअली कनेक्टेड हैं, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस संकट के घड़ी में जो हिमाचल प्रदेश के लिए मदद के लिए जहां से भी जो चीज उपलब्ध हो सकती थी, जिस चीज की कमी अनुभव कर रहे थे, कहीं जगह महसूस कर रहे थे, उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने भी अपना योगदान दिया। उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो अब हमारे पास जो है, जो जिसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत बड़ी हो गई है। 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हिमाचल प्रदेश में हमको उपलब्ध हो गए। उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी हर संभव प्रयत्न जो किया जा सकता था इस संकट के क्षण में केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश को मदद करने के लिए, वो मदद हमको हासिल हुई है।
जहां तक बात रहती है इस दौरान, क्योंकि पिछली बार कोविड की सिचुएशन, कोविड के उस दौर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के साइंटिस्ट को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़कर के उनको हौसला बढ़ाया, हर संभव मदद की रिसर्च के लिए और सफलता हासिल की कि देश के अपने ही देश के अंदर हमारे साइंटिस्ट ने, 2 बड़ी कंपनियों ने वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की और उस वैक्सीन का अभियान इस वक्त पूरे देश भर में जिस प्रकार से चल रहा है और उस अभियान के माध्यम से लोगों का जीवन बचाने में हम सब लोग कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में हमने इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, वैक्सीन के अभियान का। फर्स्ट फेज के इस अभियान में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक 22,52,523 डोजेज हमने लगा दी हैं और जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की ये दोनों मिलाकर के जो हम बात कर रहे हैं, सेकंड फेज की भी हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कर दी है। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि पूरे देश भर में अगर वैक्सीन के अभियान को लेकर के अगर जिक्र होता है तो हिमाचल प्रदेश उसमें पहले स्थान पर है। ये हमें बहुत बड़ी एक प्रसन्नता है, जो जिस प्रकार से हमारे सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी इस वैक्सीन के अभियान में काम कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वैक्सीन का उपलब्ध होने के बाद उसके पूरी उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करना, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य थे। वेस्टेज हमारी बिल्कुल ना हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश ने प्रयत्न किया और हमारी जो वैक्सीन की जो वेस्टेज जो है, पूरे देश भर के 2-3 राज्य आते हैं, उन राज्यों में शामिल है जहां शून्य के करीब जो है हमारी वेस्टेज है। उस दृष्टि से भी मैं सभी जितने भी हमारे कर्मचारी इसमें वैक्सीन की इस अभियान में लगे हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी जो नया जो वैक्सीन का अभियान जो 18 से 44 का आयु का जो हिमाचल प्रदेश में चला है, उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने केंद्र से, हमने उस कंपनी से आग्रह किया है विशेष तौर से कि हमें वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जाए और जितनी उनको उपलब्ध हो रही है उसके हिसाब से हम उस अभियान को आगे बढ़ा करके हम सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी ये हमारा 18 से 44 साल की आयु के हर नौजवान को, हर व्यक्ति को हम वैक्सीन के इस दायरे में ला करके इस अभियान को भी पूरा करके सफलतापूर्वक हासिल करें उस लक्ष्य को, ऐसा हमारा प्रयत्न है। मैं बहुत ज्यादा आज के इस कार्यक्रम में न कह करके एक नई शुरुआत आज जो की गई, वो शुरुआत जो है वो जो हमारी होम आइसोलेशन किट की एक शुरुआत की गई और वो एक उस दिशा में एक प्रयत्न है, एक प्रयास है कि होम आइसोलेशन में जो हमारा मरीज है, कोविड-19 का पेशेंट है, उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसको मदद करने के लिए कि हमारा जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि हमारे विधायक इन होम आइसोलेशन किट को उन सब घरों तक पहुंचाने में अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें जो अपना इलाज घर में कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया है, जो परिवार, जो ऐसा भी पेशेंट है जो होम आइसोलेशन के अतिरिक्त जो हॉस्पिटल में है, उनको भी वहां पर अगर वो स्वस्थ होकर के घर पहुंच गए हैं, उनको भी मिलने के लिए हमारे विधायकगण जाएं। हमारे विधायकों के साथ हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, वो भी इसमें हिस्सा लें और मिल करके वहां पर उनके पास जाकर के इस होम आइसोलेशन किट को पहुंचाएं। हमने इस बात में तय किया है, इसमें कुछ चीजें जो हमने डाली हैं, चाहे वो हमने इसमें एक तो इंस्ट्रक्शन की एक बुकलेट डाली है, थर्मामीटर डाला है, च्यवनप्राश डाला है, काढ़ा डाला है, सैनिटाइजर डाला है, मास्क डाला है और उसके साथ जिंक की टैबलेट्स हैं और उसके कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स हैं और उसके बाद मल्टीपल विटामिन के इसमें टैबलेट्स और हैं। आयुर्वेदा की कुछ एक टैबलेट्स हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और उसके साथ साथ में एक कार्ड भी उसमें डाला जिसमें
उनके स्वास्थ्य की कामना, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और उसके साथ हमारा एक पत्र भी उसमें साथ है, ये हमने इसमें डाला है। उसके अतिरिक्त मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, जो भी प्रतिनिधि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि विधायक अगर उसमें और कोई मदद करना चाहता है, किसी परिवार की मदद करना चाहता है, उनको लगता है कि मैं कुछ और एडिशन करना चाहता हूं, तो वो उसके लिए वो स्वतंत्र है। कुछ और भी साथ में कोई आदमी अगर चाह रहा है, कुछ हमसे पूछ भी रहे थे कि अगर हम वहां पर जाकर के इस किट को भी दें, कुछ फ्रूट्स और दे दें, कुछ और चीजें हम उनको जो है वो ऐसी चीजें जो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक हों, तो हमने कहा कि उसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। जो भी प्रतिनिधि इस किट को लेकर के जाए, वहां अपनी ओर से कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, और मुझे लगता है कि वो करना भी चाहिए। सिर्फ एक चीज को लेकर के हम सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई अगर दवाई की अगर बात आए, दवाइयां डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं देनी है। तो इसलिए जो चीजें जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, वो चीजें आप उपलब्ध कराने के लिए आप प्रयत्न करना चाहते हैं, उसमें आप योगदान दें। उसी तरह से आगे बढ़ करके आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक ऐप जो है हमारी हिमाचल कोविड केयर ऐप जो है उसकी शुरुआत हुई, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। वो भी एक माध्यम होगा हमारे सभी जो है वो कोविड के पेशेंट को जानकारियों को हासिल करने के लिए, उसके मॉनिटरिंग के लिए एक मैकेनिज्म उसके माध्यम से डेवलप होगा। उसमें निश्चित रूप से उसका हम सब लोग लाभ लें, ऐसा मेरा सभी से अपील है। और उसके साथ में मुझे इस बात की भी आज प्रसन्नता है कि एम्स की जो हमारी टेली मेडिसिन की जो ई संजीवनी के माध्यम से वो स्पेशलिस्ट ओपीडी की एक शुरुआत आज हुई है हमारे एम्स बिलासपुर में, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह भी एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। हम चाह रहे हैं कि हमारा एम्स बनकर के जल्दी तैयार हो और जल्दी तैयार होकर के अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं यहाँ पर हिमाचल के लोगों को उपलब्ध करवाएं। और अभी थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आज के इस टेलीमेडिसिन जो ई संजीवनी स्पेशलिस्ट ओपीडी का एक ये कार्यक्रम शुरू होगा, उसके माध्यम से वो अपनी सेवाएं जो है उपलब्ध कराने में अब सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक बार उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि जो भी जुड़े हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बहुत सारी चीजें प्रदेश सरकार ने की हैं। यहां तक कि हमने ये भी तय किया कि सरकार सुनिश्चित करेगी किसी भी व्यक्ति की कोविड के कारण अगर मृत्यु होती है तो हम उस बात को लेकर के ये तय करेंगे कि सरकार उनके अंतिम संस्कार में जिस रूप में सहयोग दे सकती है, योगदान दे सकती है, सरकार उसमें आगे बढ़ करके काम करेगी। हम कर रहे हैं। हमने इस बात को लेकर के भी सुनिश्चित किया, मालूम पड़ा कि डेड बॉडी वैन जो है वो चार्जेस लेती है, कुछ पैसे लेती है डेड बॉडी को छोड़ने के लिए, उसमें भी हमने तय किया कि वो पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। उसके साथ हमने ये भी तय किया, कुछ जगह अंतिम संस्कार के दौरान लकड़ियों की असुविधा हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, उसके लिए भी हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो लकड़ी जो है वो वहाँ पर जो शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक होगी, वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर से ऐसी जगह जहाँ लोगों के जो वन अधिकार हैं, उस अधिकार के तहत अगर सूखा पेड़ वहाँ पर है उसको काट करके लकड़ियाँ उपलब्ध करा सकते हैं। उसी तरह से एक हमने ये भी तय किया, जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स नहीं रहे इस कोविड के संकट के दौरान, उनके लिए उनकी पढ़ाई का जिम्मा, उन सारी चीज़ों को लेकर के उनको महीने का जो है 2,500 रुपये का जो देने का जो है वो भी हमने प्रदेश सरकार की ओर से एक निर्णय लिया और उस निर्णय के अनुसार जो है उनकी मदद करने के लिए हमने प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम सोच रहे हैं। हम एक डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनको क्या मदद हम कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के अभी आने वाले समय में एक एनालिसिस करने के बाद, पूरा संकलन करने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर जब पहुंचेंगे तब हम उन सारी बातों को जिक्र करेंगे। लेकिन हर संभव मदद ऐसे संकट के क्षण में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा फिर से, जो राशन
फिर से उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आगे बढ़ करके निर्णय लिया। उससे भी एक बहुत बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश की नहीं पूरे देश के गरीब लोगों को हुई है। उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। ये संकट बड़ा संकट है। पहला कोविड का फेस हमने पार किया और उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिला, बहुत बड़ा सहयोग हर दृष्टि से मिला। हमने जहां ऐसा अनुभव किया कि कोई लोग ऐसे हैं जिनको इस संकट के क्षण में राशन देने की जरूरत है, प्रदेश की जनता आगे आई, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं आगे आई, उन्होंने अपना सहयोग दिया। और भारतीय जनता पार्टी का मैं विशेष तौर से सभी पार्टियों का, पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग उस दौरान दिया है। आज भी इस सेकंड फेज के दौरान भी हम हिमाचल प्रदेश में सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी गरीब आदमी भूखा ना सोए। जहां जिसको राशन की जरूरत है, खाने की जरूरत है, उसको ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएं। उस दृष्टि से बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं आगे बढ़ करके काम कर रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये संकट हम तभी पार कर पाएंगे जब सबका सहयोग इसमें होगा, सबकी सहभागिता इसमें होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ी 2-3 चीजों को लेकर के आवश्यकता है। मैंने बार बार इस बात के लिए आग्रह किया, पहले भी किया, कि हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जहां हमने कोविड के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू लागू किया है, हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद आवाजाही भी उसमें कठिन हुई है, लोगों को बहुत सारी असुविधा हुई है, उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। फिर भी हम देख रहे हैं इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी कुछ लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो हमारे लिए सचमुच में बहुत पीड़ा देते हैं। ये बात सचमुच में पीड़ा देती है। हमने कहा कि शादियां हैं, शादियां टालना उचित नहीं है, शादियां करिए, लेकिन छोटी करिए, सूक्ष्म करिए, 20 से ज्यादा लोग ना हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को हमने देखा, एक नहीं अनेक जगह देखा कि शादियां होने लगी, लोगों ने अपने अपने तौर तरीके से सारे रास्ते निकालने शुरू किए और सुबह से शाम तक अलग अलग शिफ्टों में लोगों को निमंत्रण दे करके, बुला करके वो शादियों के आयोजन किए और बड़ी संख्या में बाद में मालूम पड़ा कि लोग संक्रमित होकर के गए। और इसी प्रकार से और भी चीजों को लेकर के भागवत का आयोजन करना, हम भी बहुत बड़ी श्रद्धा रखते हैं देवी देवताओं में, धर्म में हमारी अगाध श्रद्धा है। धर्म, उन सारी चीजों के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव, आस्था का विषय भाव जो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन उस प्रकार से हम देख रहे हैं, हम बार बार कहते रहे कि भागवत का आयोजन इस वक्त अगर आप ना करें तो ये संक्रमण को रोकने में हमको मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े इलाकों में जब ये मामले बढ़ रहे थे तो मालूम किया कि वजह क्या बन रही है। तो मालूम पड़ा कि उस गांव में भागवत था, 50 केस वहां निकल गए। मालूम पड़ा उस गांव में शादी थी, उस घर में शादी थी, 100 केस उस एक शादी से निकल गए। ऐसे हम किसी के जीवन को संकट में डालने का अधिकार नहीं रखते। इस बात को हमको समझना चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को सुनिश्चित किया, हमारे पास हजारों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम तैयार पड़े हुए हैं। बहुत सारी योजनाएं उद्घाटन करने के लोगों को समर्पित करके उन योजनाओं से लोगों को लाभ मिलेगा। हम वर्चुअली कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। हमने सारी कार्यक्रम जो है, सारे राजनीतिक कार्यक्रम, जितने भी पब्लिक गैदरिंग्स वो सारी बंद कर दी। इसलिए किए क्योंकि इस संक्रमण को रोकने की आज की तारीख में अगर आवश्यकता है, वो आवश्यकता है कि हमको लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना है। आज भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कितने लोग हैं मंच पर? 3 लोग मंच पर हैं। इस पीटरहॉफ के
इस हॉल के अंदर 300 लोग बैठ लेते हैं, लेकिन आज सिर्फ पत्रकार मित्रों के सिवाय कोई नहीं है। 3 अधिकारी हैं और वह सारे के सारे वर्चुअली कनेक्टेड हैं। इसलिए इस भाव को समझना चाहिए, इस गंभीरता को समझना चाहिए, जिससे हम आहत हैं। बहुत जगह हमारे पहाड़ी समाज में एक चीज की आवश्यकता रहती है कि हमारे देवी देवताओं के प्रति बहुत श्रद्धा रहती है। कोई भी अच्छा कोई शुभ मुहूर्त होता है, शुभ कार्य होता है, तो देवी देवताओं को घर में उसमें बुलाते हैं। ये भी मैं देख रहा हूं कि जब देवी देवता आते हैं तो देवी देवताओं के साथ भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। और उसका जब देवी देवता आते हैं तो एक प्रोटोकॉल उनका भी है, उसमें भी नियम वहां पर निर्धारित है। उन नियमों के मुताबिक जो है वहां पर पूजा होती है। वहां पूजा के साथ साथ में कुछ और चीजें भी होती हैं। और जब इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब लोग इकट्ठा होंगे, संक्रमित होने की उसमें भी संभावना है। इसलिए हमने निवेदन किया है कि अभी तक इन आयोजनों को थोड़ी वक्त के लिए अगर हम टाल सकें, चाहे वो इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम है, चाहे वो हमारे भागवत हैं, चाहे वो शादियां हैं। शादियों को टालने के लिए नहीं कह रहे हम, शादी में हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि छोटी शादी करिए। और इसलिए हमको अब की बार इस कोविड के दौरान जो रिस्ट्रिक्शन लगाने की जो बात थी, उसमें हमको यह भी तय करना पड़ा। लोगों ने हमको संदेश दिया, लोगों ने हमको फोन पर कहा, लोगों ने हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें कहा कि अगर आप ये शामियाने वालों को आप बंद नहीं करेंगे तो ये शादियां छोटी नहीं हो पाएंगी। इसलिए नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो डीजे जोड़ देते हैं, इसलिए वो नहीं हो पाएंगे, वो शामियाने लगा देते हैं, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए हमने उस पर भी थोड़ी वक्त के लिए रोक लगाई है। हम इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक दृष्टि से उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, लेकिन आदमी का जीवन बचाना हमारे लिए आज की तारीख में महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने ये सारी चीजें की है। हम और चीजों को लेकर के भी रिस्ट्रिक्शन के लिए हर जगह जब रिस्ट्रिक्शन जब लगाई हैं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के आग्रह आए कि ये कर दीजिए, वो खोल दीजिए, वो खोल दीजिए। खोलने के लिए हम पूरा का पूरा जो है वो सारे आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित ढंग से खोलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल के मुताबिक ही आने वाले समय में निर्णय करने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों का जीवन बचाना इस वक्त बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने उन सारी चीजों को उस तरह से भी हमने करने की कोशिश की है। एक बात को लेकर के हम थोड़ा चिंतित हैं। होम आइसोलेशन में जो हमारे पास पेशेंट है वो रिकॉर्डेड है कि वो आदमी होम आइसोलेशन में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके यहाँ पर आशा वर्कर जा रही है, पंचायत का प्रतिनिधि जा रहा है, विधायक जा रहा है, उसका हालचाल पूछ रहा है। लेकिन अभी हमने एक आंकड़ा और भी हमने देखा, वो आंकड़ा ये आ रहा है जो चिंता करने वाला है थोड़ा सा। उसमें वो लोग आ रहे हैं जो होम आइसोलेशन में भी नहीं है, वो घर में है, सर्दी हो गया है, पैरासिटामोल की गोली खा ली, बुखार हो रहा है, क्रोसिन की गोली खा ली, एक दिन गुजारा, सोच रहा कि मैं कल ठीक हो जाऊंगा, फिर 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, ऐसे गुजरते 6 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए, और अंततः गतवा जब ऑक्सीजन की सैचुरेशन 40 से कम आ गई तो इमरजेंसी में जाकर के हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो टेस्ट किया तो मालूम पड़ता है कि वो पॉजिटिव है। एकदम उसको वेंटिलेटर पर जाना पड़ रहा है। वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होता तो जीवन संकट में है। आज की तारीख में अगर मृत्यु में सबसे ज्यादा अगर नंबर आ रहा है तो ऐसी कैटेगरी के आ रहा है जो हॉस्पिटल में पहुंचने में विलंब कर रहा है, जो घर में अपना वक्त जो है वो ऐसे जो है वो ठीक हो जाऊंगा ये सोच करके गुजार रहा है। मैं समझता हूं वो भी उचित नहीं है। इसलिए मेरा सभी भाई और बहनों से अपील है, करबद्ध निवेदन है कि सर्दी जुकाम जो भी होता है सुनिश्चित करें कि आप टेस्ट कर लें। हो सकता है आप कोविड पॉजिटिव नहीं है तो आप स्वस्थ होकर के आप अपना घर में अपने परिवार के साथ रहिए। लेकिन अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और उसके बावजूद भी आप घर में हैं, परिवार वालों को भी मिल रहे हैं, परिवार के साथ साथ बाकी गांव वालों को भी मिल रहे हैं, तो आप जो है वो बाकी लोगों को भी संक्रमित करने में भूमिका निभा रहे हैं। मेहरबानी, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मेहरबानी करके इस काम को हमको करने से रोकना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आने वाले समय में एक जैसे हमने एक्टिव केस फाइंडिंग का हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की थी,
उसी तरह से एक अलग अभियान हम चाह रहे हैं कि चलाएं, जिसमें विधायक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विधायक के साथ में बीडीओ है, एसडीएम है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और उसके बाद पंचायत का प्रधान, वार्ड मेंबर और शहरी क्षेत्र में हमारे नगर निगम, नगर परिषद के हमारे काउंसलर, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये लोग सुनिश्चित करें कि अपने अपने एरिया में जो भी पेशेंट ऐसा है, होम आइसोलेशन वाला तो रिकॉर्डेड है, वो जानकारी है, इस घर में है, लेकिन बीमार कहां है, सर्दी जुकाम वाला कहां है, बुखार वाला कहां है, ये पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि जो नीचे के स्तर पर रहते हैं, जिसमें आशा वर्कर और जिसमें हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, वो सब लोगों को मालूम पड़ जाता है कि उस घर में ये आदमी अस्वस्थ है, उस घर में ये आदमी मेहमान आया है, इस घर में ये आदमी बाहर से आया, जानकारी रहती है। तो वो सुनिश्चित करें इस सारी भूमिका को निभाने के लिए आने वाले समय में कि जो भी इस प्रकार से ऐसे लोग होंगे उनको सुनिश्चित करें कि उनकी टेस्ट में, उनको टेस्ट के लिए प्रेरित करें, उनके इलाज के लिए प्रेरित करें। वो पॉजिटिव है कोविड के नहीं है वो सुनिश्चित करें, लेकिन टेस्ट ही एक मात्र माध्यम है उसका कि वो अपनी जांच करवा करके जो है कोविड का टेस्ट करवाएं और सुनिश्चित करें कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। इसमें अपनी भूमिका निभाएं। इसमें हम एक और भी आगे बढ़कर के सोच रहे हैं, जिसके लिए हम एक आध दिन के अंदर हम कोई योजना बनाने की सोच रहे हैं। उसमें जो पंचायतें अच्छा करेंगे उनको सम्मानित करने की भी हम योजना बनाएंगे। जो लोग इस तरह से कि हम, क्योंकि सतत करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। आज कोई आदमी स्वस्थ होगा, वो जरूरी नहीं है कि 3 दिन के बाद वो स्वस्थ ही होगा। हो सकता है 3 दिन के बाद उसको ये इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए कि वो बीमार हो। तो इसलिए बार बार लगातार इस सारे इसमें रहना पड़ेगा, संपर्क में रहना पड़ेगा, बार बार लगातार संपर्क के साथ साथ में उनको बातचीत करते रहना पड़ेगा। इसमें अच्छी भूमिका निभाने वाले जो पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, उन पंचायतों को हम सम्मानित करने की दृष्टि से भी हम विचार कर रहे हैं। उसके लिए कोई योजना बना करके हम तैयार करेंगे। ये भी मैं आज के इस अवसर पर कहना चाहूंगा। अंत में आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं सभी हमारे विधायकगण, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन सब लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, सांसदों ने और सब लोगों ने मिलकर के जो है इस कोविड के खिलाफ जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ने की एक आवश्यकता थी, उस भूमिका को निभाया है। लेकिन अभी ये दौर समाप्त नहीं हुआ। भले ही हमारे मामले 40,000 से 31,000 तक पहुंचे हैं, उसमें लगभग 9,000 की कमी आई है पिछले 4-5 दिनों में, लेकिन फिर भी चिंता का विषय हमारे सामने ये है कि मृत्यु अभी तक भी बड़ी संख्या में हो रही है। और उस सारी चीज के लिए जो सरकार की ओर से जो किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चिंता का विषय साथ में जो ब्लैक फंगस का विषय है, वो भी एक चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है। लेकिन सरकार गंभीरता से उसके लिए भी प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है कि ऐसे भी जो मरीज होंगे उनके जीवन को भी हम कैसे सुरक्षित कर सकें, बेहतरीन ट्रीटमेंट उनके लिए कैसे उपलब्ध करा सकें, उस बात के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। यही मुझे आज के इस अवसर पर कहना है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े, आप लोगों से विनम्र मेरा यही निवेदन है कि ये हमारी होम आइसोलेशन किट जो बना करके हमने तैयार की है, उसको हर एक कोविड पेशेंट के पास पहुंचाने में आप सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि उसको हौसला भी हो, हिम्मत भी हो, और उसके साथ साथ में उसकी मदद करने के लिए आपके पास एक माध्यम भी होगा। इस माध्यम को किसी प्रकार से कोई कमी ना छोड़े। जितने भी पेशेंट हमारे सेकंड वेव के इसमें हम कवर कर रहे हैं, जो सेकंड वेव में जितने भी कोविड के पेशेंट होंगे, चाहे वो होम आइसोलेशन में है, चाहे वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए गए हैं, उन सब के प्रति जो है वो हम इस किट को डेडिकेट करेंगे। ये हमने निर्णय किया है। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय धूमल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी माननीय विधायक, सभी माननीय मंत्रीगण और बहुत जगह से हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो जुड़े हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम निश्चित रूप से जीतेंगे और जीत करके हमको निश्चित रूप से आगे बढ़ करके हिमाचल के विकास के लिए योगदान देना है। उसमें आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है और आपके सहयोग जो मिला है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आगे की सहयोग के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। इतनी बात कहते हुए आप सब